हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एंड मिश्रा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर, जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर संदेशन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है और यूनिट सेकेंड स्टार्ट किया है। यूनिट सेकेंड का एक वीडियो हम बना चुके हैं और यूनिट सेकेंड का एक टॉपिक जो शिक्षण के प्रतिमान थे उसमें का आज सेकेंड वीडियो है और उसमें का 2 टॉपिक बताना था आप लोगों को। इस वीडियो में आज बात करेंगे शिक्षण के प्रतिमान मॉडल ऑफ टीचिंग में। क्योंकि सिलेबस कट गया है, 25% कट गया है, तो उसमें से कुछ जो मुख्य जो प्रतिमान थे उनमें से सिर्फ 2 प्रतिमान पढ़ना है। एक है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और एक है संप्रत्यय प्रतिमान। दोनों पढ़ना है, तो हम उसको क्रमशः अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी कि बेसिक टीचिंग मॉडल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि इसके जन्मदाता जो हैं रॉबर्ट ग्लेसर थे। रॉबर्ट ग्लेसर थे, तो आपको कहीं कहीं ये भी पूछ देगा कि ग्लेसर का शिक्षण प्रतिमान क्या है, उसके बारे में डिटेल बताइए। तो आपको ये जानना होगा कि इसके जो जन्मदाता हैं, इसका विकास बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का रॉबर्ट ग्लेसर ने किया था। देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जो ये जो प्रतिमान है, ये जो मॉडल है, इसमें मुख्यतः मनोवैज्ञानिक अध्ययनों तथा सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। यानी कि उसमें जो साइकोलॉजिकल जो थ्योरी होती है, सिद्धांत प्रिंसिपल होते हैं, उसके बेस पर ये बनाया गया है मॉडल है। उसके हिसाब से हम शिक्षण का जो उद्देश्य होते हैं उसको हम प्राप्त करते हैं। अगला है, देखिए, जो हम सिर्फ टॉपिक बताते हुए जा रहे हैं, आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, ब्रूस जायस तथा मार्सबिल ने इस प्रतिमान को कक्ष मीटिंग प्रतिमान यानी कि क्लासरूम मीटिंग मॉडल का नाम दिया। ठीक, देखिए, ऐसे अगर आप किसी वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, कॉमा में कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कॉपी में अगर लिखेंगे तो ये एक अच्छा इफेक्ट डालेगा। तो ब्रूस जायस तथा मार्सबिल ने इस प्रतिमान को कक्ष मीटिंग प्रतिमान या क्लासरूम मीटिंग मॉडल का नाम दिया था। देखिए, इस बुनियादी शिक्षा प्रतिमान यानी कि बेसिक टीचिंग मॉडल को बनाने में ये चार मुख्य घटक थे। ये 4 मुख्य घटक है, जिसमें पहला है अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार, इंटरिंग बिहेवियर, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, और आखिरी है निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस असेसमेंट। देखिए, इन्हीं 4 घटकों पर ये हमारा जो प्रतिमान है बना है। हम इन 4 ये जो घटक है इनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो 4 घटक हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, निष्पादन मूल्यांकन, ये जो 4 घटक हैं बेसिक यानी बुनियादी जो शिक्षण प्रतिमान है उसका जो 4 घटक है, इसके लिए हमने पूरा लिख दिया है। अब देखिए, आइए इन सबको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि ये क्या है, इनको कैसे इस घटक में किस प्रकार से समाहित किया गया है। पहला है अनुदेशात्मक उद्देश्य। देखिए, ये वे उद्देश्य हैं जो शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षक निर्धारित करता है। ये उद्देश्य व्यवहारिक रूप से लिखे जाते हैं। ये उद्देश्य सीखने की सीमा का बोध कराता है। शिक्षक इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण कार्य करता है। ये शिक्षण को निश्चित दिशा प्रदान करता है। देखिए, आप ऐसे समझिए कि आपको पढ़ाना है, ठीक, तो ये हम पहले से ही सोच कर आते हैं, ये कंटेंट हमको देना है। इसके लिए शिक्षक, देखिए, हम शिक्षक पूर्व निर्धारित करता है, यहाँ पर लिखा गया ना, तो हम भी पहले से निर्धारित करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाना है। और ये उद्देश्य सीखने की सीमा का बोध कराता है। हमको किस सीमा तक आपको बोध कराना है, किस सीमा तक आपको बताना है, वो करना है। फिर शिक्षक इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए शिक्षण कार्य करता है और जो हमको बताना है उसी के लिए हम करते हैं। ये शिक्षण को निश्चित दिशा प्रदान करता है। यानी कि हम पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होकर आते हैं, हम पहले से ही सारा का सारा लिख कर आते हैं कि आपको क्या बताना है। इसलिए हम निश्चित दिशा यानी सिर्फ जिस हमको दिशा में जाना है, जिस डायरेक्शन में जाना है, सिर्फ वही करते हैं, कहीं इधर उधर नहीं करते हैं। जितना बताना है आपको, जितनी उसकी सीमा है,
कहाँ तक आपको बताना है, वो सब हम इसी करते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको मान लीजिए, कोई भी शिक्षक हो, अगर आप गया है स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वो पहले से ही तैयारी करके लाता है कि हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है और किस दिशा तक पढ़ाना है और किस सीमा तक पढ़ाना है। ठीक, तो ये अनुदेशात्मक उद्देश्य ये होता है। अगला है प्रारंभिक अथवा पूर्व व्यवहार। देखिए इसमें क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान, बुद्धि का स्तर, सीखने की योग्यताओं आदि का आकलन किया जाता है। यानी कि ये है कि आप न्यू टीचर हो, किसी नए क्लास में गए, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। देखिए ये प्रारंभिक पूर्व जो व्यवहार है उसमें ये आता है कि आप जो छात्र हैं उनका पूर्व ज्ञान पूछेंगे ना कि हाँ आपने क्या क्या पढ़ा है, आप तक क्या आप जानते हैं, उनके बुद्धि का स्तर जानेंगे कि उनकी बुद्धि कहाँ तक है, और सीखने की योग्यता, उनकी योग्यता जानेंगे कि हाँ इनकी योग्यता कितनी तक है, ये कितना किस हिसाब से हम पढ़ाएं कि आराम से सीख सकते हैं। तो यही है पूर्व व्यवहार। यानी कि शिक्षक जो जाता है पहले छात्रों से पूछता है कि आप क्या पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको उच्च लेवल में लेके जाइए। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के बुद्धि का स्तर क्या है, उनके सीखने की योग्यता क्या है, किस योग्यता तक वो सीख सकते हैं, किस हिसाब से पढ़ाएं कि सीख सकते हैं। तो इसके लिए आप छात्रों को पूर्व ज्ञान का अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं। सारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्व व्यवहारों पर आधारित होती है। भाई इसी पता चलेगा ना कि हाँ बच्चे कितना जानते हैं, तभी उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते रहेंगे आप। और छात्रों के पूर्व या प्रारंभिक व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण स्तर का निर्धारण किया जाता है। ठीक, बच्चे थोड़ा सा लो माइंड है या मतलब थोड़ा सा लेट सीख रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि हम उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे कि हाँ इनको स्लो समझ में आता है तो स्लो समझ में आएगी। अगर वहीं पर किसी कक्षा में अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे का मतलब प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो जल्दी सीखते हैं, तो आप उनके हिसाब से, क्योंकि पूर्व ज्ञान में हम अध्ययन करेंगे, प्रश्न पूछ के अध्ययन जान लेते हैं कि पूर्व ज्ञान में कि उनको क्या क्या आता है। 2-3-4 प्रश्न करके हम जान लेते हैं कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं, मतलब अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो उनको उसी के हिसाब देते हैं, थोड़ा सा स्लो है तो इसका मतलब हमको उसके हिसाब से पढ़ाना है। तो ये है प्रारंभिक अथवा पूर्व व्यवहार। अगला है अनुदेशात्मक प्रक्रिया। देखिए इसका संबंध शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं से होता है। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, TLM आदि का प्रयोग होता है। यानी कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, किस क्रिया से पढ़ाना है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और भी जितने सारे मेथड होते हैं कि जितनी भी विधियाँ होती है शिक्षण की, उसके हिसाब से यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, किस हिसाब से हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन सा हमको चार्ट प्रयोग करना है, ग्लोब अगर पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब पढ़ा रहे हैं, तो ये सब इसके यानी अनुदेशात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। देखिए जिससे छात्रों के बीच अंतःक्रिया स्थापित हो सके। अच्छे शिक्षण विधि से अगर पढ़ा रहे हैं हम, तो छात्र और शिक्षक के बीच में एक इंटरकनेक्शन बनता रहता है, और ये एक उच्च शिक्षण की निशानी है कि अगर छात्रों के बीच में अच्छा कनेक्शन बन रहा है तो ये इसका मतलब शिक्षण अच्छा हो रहा है। देखिए अगला है कि निष्पादन मूल्यांकन यहाँ लिखा है असेसमेंट। इसका प्रमुख उद्देश्य अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का पता लगाना है। कोई भी उद्देश्य हो उसका मूल्यांकन, कोई भी अगर मूल्यांकन हो रहा है तो इसका मतलब किसी न किसी उद्देश्य का मूल्यांकन करने के लिए हो रहा है। तो देखिए इसका क्या, अब इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य यानी जो ये है इसकी सीमा, ये कि कहाँ तक पढ़ाया गया है, किस सीमा तक ये लोग पढ़ाएं, यानी टीचर किस सीमा तक पढ़ाए हैं, इसका निर्धारण इसमें किया जाता है। इसमें निर्णय लिया जाता है कि मूल्यांकन कैसे किया जाए तथा किस प्रकार शिक्षण की सफलता असफलता पता लगाई जाए। यानी इसी में ही करते हैं कि हाँ शिक्षण किस हिसाब से कराया गया है, और शिक्षण की असफलता यानी शिक्षक जो पढ़ाया है, जो टीचिंग कराया है, वो सफल है कि असफल है, बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें विभिन्न परीक्षणों, निरीक्षणों, प्रक्षेपी तकनीकी, साक्षात्कार आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी का मूल्यांकन करना है तो आप उसको जुबानी पूछ सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, बैठाकर बच्चों से कर सकते हैं बातचीत, प्रक्षेपी विधि, निरीक्षण के द्वारा कि बच्चे अगर लिख रहे हैं तो किस हिसाब से लिख रहे हैं, इस तरीके से भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। जो छात्रों और शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करता है। देखिए फीडबैक का मतलब अगर बच्चे सीख रहे हैं, अच्छे सीख रहे हैं, तो इसका मतलब टीचर सफल हुआ है। अगर छात्र नहीं सीख रहे हैं तो इसका मतलब छात्रों को भी शिक्षक को फीडबैक मिल रहा है कि नहीं अभी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है, तो ये फीडबैक मिल रहा है। छात्रों को भी फीडबैक मिल रहा है। अगर छात्र बढ़िया कर रहे हैं तो टीचर को शाबाशी देंगे, तो छात्र सोचेगा कि हाँ इसका मतलब हम बढ़िया कर रहे हैं। और अगर छात्र बढ़िया नहीं कर रहा है तो ये शिक्षकों को फीडबैक है कि नहीं छात्र बढ़िया नहीं कर रहा है, हमको और कोशिश करनी चाहिए।
देखिए अगला और क्या दिया है कि निष्पादन मूल्यांकन सत्य, विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ तथा प्रभावशाली होना चाहिए। कोई भी मूल्यांकन सत्य हो, विश्वसनीय हो, ऐसे नहीं मतलब विश्वसनीय का मतलब हर बार जांच किया जाए तो वही आए, वैध हो, वैलिड हो, वस्तुनिष्ठ हो तथा प्रभावशाली होना चाहिए। कोई भी मूल्यांकन कोई करता है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होती है, वो हर क्राइटेरिया पर खरा उतरता है, विश्वसनीय होता है, सत्य होता है और वैध हर प्रकार से वैलिड होता है। तो देखिए ये रहा जो हमारा बेसिक शिक्षण यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, उसका ये जो घटक है। अगला हमारा है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। ठीक है, तो हम उसको अब देखते हैं कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान में क्या क्या है, आइए देखते हैं। अगला है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान यानी कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। देखिए इसमें क्या है कि इस प्रतिमान का विकास जे.एस. ब्रूनर तथा उनके सहयोगी द्वारा किया गया था। इस प्रतिमान का उपयोग करके शिक्षक छात्रों को संप्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट्स की प्रकृति की सही जानकारी प्रदान करते हैं तथा इस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों यानी न्यू कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। अभी बता रहे हैं, इसको अच्छे से बताएंगे, पहले आप बात देख लीजिए कि क्या क्या इसमें दिया गया है, इसमें क्या है, इसका मेन इसका मुख्य बिंदु क्या है। इनमें दो या अधिक वस्तुओं के मध्य समानता तथा असमानता का बोध कराते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। ये रहा इसके बारे में। देखिए जो जे.एस. ब्रूनर और उनके सहयोगी ने जब ये बनाया तो हमारे यहाँ के एक वैज्ञानिक हैं यानी कि जो विद्वान हैं डॉक्टर आनंद का ये कहना था कि ब्रूनर और उनके सहयोगी ने ये सोचा कि जो मानव यानी हम लोग जो हैं ये हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जो बहुत सारी विभिन्नताओं यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है। इसीलिए उनको ये वाला कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान निकालना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि मानव वातावरण में बहुत सारी विभिन्नताओं में जो एक समान तो लगती है लेकिन होती अलग अलग है। देखिए कोई भी मेंढक है, मेंढक कई प्रकार से का होता है, लेकिन मनुष्य जो होता है नॉर्मल मनुष्य होता है, कहता है कि ये भी मेंढक है, ये भी मेंढक है, ये भी मेंढक है। लेकिन जब उनको अच्छे से जब वर्गीकृत किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं ये मेंढक जहरीला है, ये मेंढक जहरीला नहीं होता है, ये मेंढक के ये पंख होते हैं, इस मेंढक के पंख नहीं होते, या फिर कुछ भी जो भी नॉर्मल सी बातें हो उनके रिलेटेड होता है। इसका मतलब कि वो तुलना करते हैं, एक मेंढक को बना देंगे, एक मेंढक को ये बना देंगे कि इस मेंढक को देखिए ये गर्मी में निकलता है, ये बरसात में निकलता है, यानी कि तुलना करते हुए वो करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ ये देखिए तुलना करते हैं। सेम देखिए उसी को ध्यान में रखते हुए जो ब्रूनर और उनके सहयोगी ने ये किया कि कोई भी नया कंसेप्ट हो उसको बताने के लिए दो या अधिक वस्तुओं, देखिए लिखा ना, दो या अधिक वस्तुओं के मध्य समानता असमानता का बोध कराते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करते हैं। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इसका मतलब वो लोग कंपैरिजन करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट है, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट हो उसको टीचर जो है वो बताता है कि देखिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे है, दोनों अलग अलग है, और उन पे एक तुलना करते हुए बताते हैं। और जो नया कंसेप्ट है उसका छात्रों में क्या करते हैं, बताते हैं, स्पष्टीकरण और व्याख्या करते हैं कि ये न्यू कंसेप्ट जो पुराने कंसेप्ट से अलग है, दोनों एक ही मत समझिए। जो पढ़ा रहे हैं ये भी लोग होता है कि सबका सब तो एक ही जैसे है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ थोड़ा न थोड़ा वैरायटी है, इसलिए ये भी उसी के अंतर्गत आएगा कि आप सोचेंगे कि अब बुनियादी जो शिक्षण प्रतिमान में वो भी सेम है, संप्रत्यय जो है वो भी सेम है, लेकिन अलग अलग है। अब ध्यान देंगे तो सब अलग अलग है, लगता है एक ही जैसे लेकिन अलग अलग है। देखिए इसको भी बनाने में ये जो मुख्य घटक इसके हैं वो हैं, इसके मुख्य घटक में पहला है उद्देश्य, संरचना, सामाजिक मूल्यांकन। संरचना में ये सब आते हैं। तो देखिए इन्हीं सब के हिसाब से जो हमारा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है इन्हीं घटकों के हिसाब से बना है। अब हम इन घटकों को थोड़ा सा जान लेंगे तो और अच्छी तरीके से विस्तृत हो जाएगा कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट जो मॉडल है वो क्या है। चलिए देखते हैं। पहला जो घटक है इसका वो है उद्देश्य। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में आगमन तर्क शक्ति का विकास करना। जो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है उसका जो उद्देश्य है कि इसमें आगमन तर्क शक्ति का विकास करना,
और ये जो उसका उद्देश्य होता है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है, यानी जो मनोविज्ञान जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से उसका आधार बनाया गया है, इसका फोकस, इसका उद्देश्य। और देखिए इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना ये चार है, ये 4 प्रकार से किया गया है। इसमें प्रदत्तों का संकलन मतलब ये है कि इसमें छात्रों को किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट कोई छात्र उस पर अध्ययन कर रहा है तो उसके लिए उसमें डाटा प्रदान की जाती है, सूचनाएं दे दी जाती है, और जो छात्र होते हैं उन्हीं सूचनाओं के आधार पर अपना काम करते हैं। अगला है नीति विश्लेषण। देखिए नीति विश्लेषण जो है वो सूचनाएं, यानी जो छात्र को जो सूचनाएं दी गई होती है वो उस सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं, उन सूचनाओं को विश्लेषण करते हैं। और ये जो विश्लेषण जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट, यानी कि पहले नॉर्मल उसके बाद जो कठिन के हिसाब से बनाते हैं वो लोग। अगला है प्रस्तुतिकरण मतलब जो ये यहाँ पर जो सूचनाओं को जो एकत्रित करते हैं, अलग करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ये प्रस्तुतिकरण। अब उन सूचनाओं को वो लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, लिख देते हैं कि हाँ इस कॉन्सेप्ट का ये सूचना है, मतलब ये डाटा बन के निकला है, उसको हम लिख के दिखा दें, अलग कर दे रहे हैं। और अभ्यास, अब अभ्यास में क्या है कि जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो सीखे रहते हैं उन्हीं को बार बार वो रिपीट करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, उनकी व्याख्या कर और वो अपना ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक, अगला है देखिए सामाजिक प्रणाली। इस घटक का अगला है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में शिक्षक छात्र को प्रेरित करते हैं तथा प्रत्यय निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि जो छात्र जो है, जो कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं है, जो कॉन्सेप्ट वो कार्य कर रहे हैं, उनको डाटा प्रदान की जाती है, वो उनका संकलन विश्लेषण जो करते हैं, उनमें जो शिक्षक वो छात्र को प्रेरित करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। देखिए प्रत्यय निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है क्योंकि वो मार्गदर्शन करते हैं, और अगर टीचर गलत बता दिया तो जो छात्र है वो गलत दिशा में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है, वो जैसा चाहे वैसा बता सकता है। अगला है मूल्यांकन प्रणाली। इसका जो आखिरी है, क्योंकि हर प्रतिमान का कोई ना कोई मूल्यांकन होता है, तो इसका भी मूल्यांकन है। देखिए मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की मदद ली जाती है। इस मूल्यांकन द्वारा सुधार तथा परिवर्तन के माध्यम से नवीन प्रत्ययों के विषय में सूचना दी जाती है, यानी कि निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के द्वारा हम ये जो टीचर जो होता है मूल्यांकन कर लेता है, और जो अगला जो नया कंसेप्ट होता है उसके लिए वो सुधार, अगर कोई सुधार करना है तो सुधार कर सकता है, परिवर्तन करना है परिवर्तन कर सकता है। तो ये मूल्यांकन के हिसाब से वो टीचर जो है वो छात्रों में परिवर्तन सुधार ला सकता है, ताकि वो जो अगला कंसेप्ट, अगला जो नवीन ज्ञान उनको देना है उस पर वो कार्य कर सके। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जो शिक्षण के प्रतिमान, जो हमारा जो सिलेबस में 2 अध्ययन करना था, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का पूरा विस्तृत जानकारी। अगले वीडियो में हम यूनिट 3 शुरू करेंगे, 3rd हो या फिर 2nd में अगर कुछ टॉपिक बचा हो तो देख लेंगे अभ्यास सिलेबस के हिसाब से। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, तो इसी के साथ धन्यवाद।